A good day to all of you. Today we are going to start a paper, DAV paper, and it is very important for your forthcoming exams. इसमें जितने भी टॉपिक कवर किए गए हैं फुल सिलेबस पेपर है जिसको मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कम से कम पार्ट में इसको रिकॉर्ड किया जाए और जल्दी से जल्दी टाइम में आप तक वो सारी चीजें पहुंचा दी जाएं जो आपके लिए यूजफुल रहे। तो हम बिना टाइम गवाए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। DAV का ये पेपर है, पिछले साल का ये पेपर है PYQ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ सेक्शन ए, प्रेशर A अपॉन में वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम माइनस B इक्वल टू RT। ये इक्वेशन दे दी गई है, इसे वैन डर वाल इक्वेशन भी बोलते थे केमिस्ट्री में। हमें A का डायमेंशन पार्ट निकालना है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रेशर, अगर जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। मतलब अगर आप टमाटर ले रहे हो, एक टमाटर और दो टमाटर, है ना, एक टमाटर प्लस दो टमाटर, कितने हुए? 3 टमाटर। मतलब 3 के आगे टमाटर है ना। अगर आप एक टमाटर प्लस 2 गोभी लेते हो तो कभी भी 3 टमाटर नहीं बोल सकते, क्योंकि गोभी अलग पार्ट है और उसकी यूनिट अलग हो गई, टमाटर की यूनिट अलग हो गई। तो कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो भी एडिशन होगा या जो भी सब्ट्रैक्शन होगा वो सेम यूनिट का ही होगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन वाइज वो दोनों सेम होंगे। तो एक तरफ यहां पे प्रेशर का डायमेंशन आएगा और दूसरी तरफ यहां पर इस पूरी टर्म का डायमेंशन सेम होगा, जो कि प्रेशर के डायमेंशन के बराबर ही होगा। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम? मास, एक्सेलरेशन, है ना, ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को क्या लेंगे? मीटर का स्क्वायर। अब ये वॉल्यूम का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो मीटर की पावर 6 बन जाएगा, निकल गया A। अब आप देखेंगे मीटर की पावर 7 बन जाएगा, ये 1 है, ये 6 है, 7, ये 2 पर जाएगा तो मीटर की पावर 5 बन गया, और सेकंड की पावर -2 बन गया, और kg की पावर 1 बन गया। तो आप देखेंगे m की पावर 1, l की पावर 5 और t की पावर -2 बन गया। तो 1, 5 और -2, ऑप्शन A इज करेक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हमें दे रखा है एक फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दे रखा है और पूछा जाता है द मोमेंटम ऑफ बॉल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो चौथे सेकंड पर मुझे मोमेंटम बताना है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं? लेट्स सी। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ याद आएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था कि जो भी मेरा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मतलब ये आ जाएगा dp और ये आ जाएगा मेरे पास dt। तो dp अपॉन में dt, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं यहां पर इस फोर्स को dt के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो आप देखेंगे ये तो एरिया का कॉन्सेप्ट बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब अगर मुझे मोमेंटम निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब फोर्स इनटू dt, ये एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस शेप के अंदर जो भी एरिया आ रहा है वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा मोमेंटम होगा। तो ये तो एरिया जो है वो ट्रायंगल का है, तो हाफ बेस इनटू हाइट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे अब हाफ बेस की वैल्यू है 4 और हाइट है मेरे पास 20, तो ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 40, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। MCQ क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम इनमें लगता नहीं है, और लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है देखते हैं। इसने बोला है कि एक हमारे पास ब्लॉक है और म्यू हमारी एक रफ सरफेस है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा और हमें निकालना है नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मुझे नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो निकालना है। तो शुरू करते हैं कि जिस मूवमेंट में लेट सपोज ये ब्लॉक नीचे गिरकर आ रहा है, अगर ये ब्लॉक नीचे गिरता हुआ आ रहा है तो इसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा। अब आप देखेंगे तो जो mg है, जो वेट फोर्स है, वो इधर लगा, और अगर आप देखेंगे तो यहां थीटा है तो इधर क्या लगेगा? mg साइन थीटा, और इधर इस साइड पे क्या लगेगा? mg कॉस थीटा। ये पोर्शन बना, तो एक तरफ mg साइन थीटा, एक तरफ mg कॉस थीटा, और यहां पर देखें तो इस दिशा में बनेगा नॉर्मल फोर्स। तो ये बना मेरा नॉर्मल फोर्स। अब सबसे पहले देखो, ये अगर आपको समझ में आ गया इतना पार्ट,
तो ये mg sin थीटा होता है, इधर mg cos थीटा होता है। किसी को इसमें भी दिक्कत है कि कंपोनेंट रिजॉल्व करने नहीं आते, तो मैं देखो दोबारा बता देता हूं लॉज ऑफ मोशन में कैसे करते थे। अगर कोई मास यहां पर है और इसका वेट फोर्स mg इधर है, तो जो ट्रायंगल बनता है ये वाला एंगल जो बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा बनता है तो mg इंटू में cos 90 माइनस थीटा इधर बनेगा, और इधर देखें तो mg sin 90 माइनस थीटा इधर बनेगा। तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा इधर आया और साइन थीटा इधर आया, है ना। ये मैंने कंपोनेंट भी रिजॉल्व करके दिखा दिया, अगर किसी को बेस में कोई दिक्कत है तो सुनाओ। बाकी मेरी इंटेंशन यही है कि जल्दी से जल्दी ये पेपर आपको समझ में आ जाए और हो जाए, क्योंकि एग्जाम के दिन ही चल रहे हैं। तो बिना टाइम खराब करे फटाफट मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में यहां मास है और इस दिशा में यहां पर mg sin थीटा है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ने, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन ने किसका साथ दिया? एक्सेलरेशन ने साथ दिया mg sin थीटा का। तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो यहां आ जाएगा मेरे पास mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ लगा दिया। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की। देखना कि अगर मेरे पास नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसके अगेंस्ट mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? mg cos थीटा। इक्विलिब्रियम है ना, ना ही ब्लॉक हवा में उड़ेगा ना ही इस वेज के अंदर धसेगा, वो तो सिर्फ इसके इंक्लाइन पर ही तो मूव करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो F है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, उसका फॉर्मूला म्यू n होता है। n की जगह क्या रख देंगे? n की जगह रख देंगे हम mg cos थीटा, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अगर इतनी वैल्यू आ जाती है तो आप देखेंगे mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा इक्वल टू में मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 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 कैंसल, और मैं समझता हूं अब आंसर आपके सामने आ गया होगा। सभी लोग कैपेबल होंगे अपने आंसर को पहचानने के लिए। g को जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा साइन थीटा और माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ये बन गया एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन में आपको एक तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने आने चाहिए, दूसरा आपको एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए, तीसरा आपको इन दोनों को मतलब एनएलएम लगाने के बाद n को mg cos थीटा के बराबर करके फॉर्मूला रखना है, देन गेट द आंसर। यही डेरिवेशन एंगल ऑफ रिपोज में भी कहलाई जाती है। एंगल ऑफ रिपोज नाम की जो डेरिवेशन होती है उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर आपने एक किताब ली है और किताब के ऊपर आपने कोई भी रोलिंग बॉडी रख दी है, कितने डिग्री एंगल पर आप उस किताब को उठाते जा रहे हैं कि वो बॉडी नीचे रोल कर जाए, तो थीटा निकालने को भी पूछा जाता है। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई किताब उस पर इंक्लाइन शेप में है, कोई बॉडी वहां पे रखी हुई है तो वो रुकी होगी, तो वहां थीटा क्या रख लेते हैं हम? जीरो। मतलब एक्सेलरेशन क्या रख लेते हैं? सॉरी जीरो, थीटा जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू निकल आती है म्यू के बराबर, है ना। वही एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं कैमरा टिल्ट कर देता हूं, लेट्स सी। अब आप देखेंगे ध्यान से, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 MCQ क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 50 kg और वो 25 किलो का भार रस्सी के थ्रू उठा रहा है पहले केस में। फिर दूसरा है एक मास है बॉडी का 50 kg, वो पुली के माध्यम से इस 25 किलो के वेट को ऊपर उठा रहा है। तो हमें यह बताना है कि किसमें कितना टोटल फोर्स लगेगा उस आदमी का इस फ्लोर पे, है ना। मैंने लैंग्वेज को अवॉइड कर दिया है, हमें यही बताना है कि फ्लोर पर, दोनों फ्लोर पर कितना फोर्स लगेगा। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम सबसे पहले केस में बॉडी को कंसिडर करेंगे, जो आदमी है इस पर क्या क्या लग रहा है। तो जो इंसान है वो जिस फ्लोर पर होगा, मान लेते हैं पहली फिगर की मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगता है? ये जमीन है और वो ऊपर आदमी है। हमेशा नॉर्मल फोर्स का रूल क्या होता है कि जमीन और आदमी के बीच में कांटेक्ट पॉइंट लोगे, ये आ गया कांटेक्ट पॉइंट, और जिस बॉडी का नॉर्मल फोर्स निकालना है उसी बॉडी की तरफ एरो खींच दोगे। तो आदमी तो फ्लोर के ऊपर आ रहा है, तो आप एरो कहां खींच देंगे? ऊपर की तरफ।
तो ये नॉर्मल हो गया ऊपर। चलो एक और बात बन गई। दूसरा, ये 50 इंसान है तो इसका वेट फोर्स कहां लग रहा होगा? नीचे, 50 mg। चलो ठीक है। दूसरा, ये जो रस्सी बंधी हुई है, देखो टेंशन तो हमारी बॉडी से अवे लगती है ना। अब आप इस इंसान को, मतलब इस बॉडी को कंसिडर करेंगे या ब्लॉक को कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमें तो फ्लोर का पूछा है ना इसने, तो इस बॉडी को कंसिडर करेंगे ना, इस मैन को कंसिडर करेंगे। तो इस मैन की वजह से टेंशन, मतलब ये बॉडी हो गई और बॉडी से अवे भागेगी टेंशन, यस नो? तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो बॉडी से अवे हमें यहां पर देखना पड़ेगा, तो टेंशन फोर्स का पार्ट हमें देखना चाहिए कि कहां लगेगा कहां नहीं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि टेंशन फोर्स हमारी बॉडी से अवे लग गई नीचे, है ना, क्योंकि ये बॉडी है और रस्सी नीचे है, तो इस बॉडी से अवे टेंशन जाएगी। अब आप देखेंगे T नीचे, 50G भी नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई, नॉर्मल निकालना है। अब देखो 25 किलो का वेट है, तो टेंशन फोर्स इस 25 किलो मतलब mg के बराबर होगी कि नहीं? तो 25g के बराबर टेंशन हो गई। तो आप यहां लिखेंगे 25g प्लस 50g इक्वल टू n। तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 75g इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 750 न्यूटन। वैसे तो इतना निकलते ही आप आंसर पहचान लोगे, ऑप्शन ए ही आएगा, लेकिन मुझे पहले बी वाला भी चेक करना चाहिए। बी वाली बॉडी पे पुली दे दी गई है, यहां क्या फर्क होगा देख लेना। बस ट्विस्ट क्या है मैं दोबारा बता देता हूं, है ना, बुकों में देखने से कई बार समझ नहीं आता है। हमने उस इंसान को ही टारगेट किया है जो वो ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है, तो इंसान ही मेरी मेन बॉडी हो गई। मेन बॉडी के रिस्पेक्ट में टेंशन हमेशा अवे लगती है, तो बच्चा क्या करेगा? टेंशन को अवे दे देता है ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो आंसर नहीं निकल पाता, कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है। तो ये बॉडी है, बॉडी से अवे टेंशन लगेगी, मतलब नीचे की तरफ भागेगी, तो टी टेंशन मेरी नीचे की तरफ भाग रही है। इतना आने के बाद सेकंड केस पे आते हैं। इस सेकंड केस में पुली को जोड़ दिया है, तो इससे हमारी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि अब डायरेक्ट रस्सी इस बॉडी पे नहीं है। अब हम देखते हैं जो इंसान है इस पर फ्लोर का दोबारा से नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। तो दोबारा बना लेते हैं इधर, मैं कैमरा चेक कर लूं आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो अगर मैं देखूं तो नॉर्मल फोर्स अभी भी उसका ऊपर ही बनेगा, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारा ऊपर की दिशा में बनेगा दोबारा। तो ये बन गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बाद इस इंसान का कुछ ना कुछ वेट फोर्स रहा होगा, तो जो वेट फोर्स है वो कहां बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। चलो बन गया। अब इस बार देखो, अगर इस बॉडी के रिस्पेक्ट में टेंशन देखेंगे वो तो फिर पुली आ गई बीच में। इस बार टेंशन हमारी कहां लग जाएगी? ऊपर, क्योंकि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में लगनी है, क्योंकि उसने पुली को हैंडल कर लिया। तो पुली के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें यहाँ पे पुली और ब्लॉक है, तो पुली की वजह से तो कोई टेंशन हम लेते नहीं है, पुली तो टेंशन को वैसे भी रिड्यूस करती है। तो ब्लॉक की वजह से टेंशन कहां जाएगी? इस बार ऊपर, तो टेंशन चली गई ऊपर। और टेंशन किसके बराबर है? 25G के बराबर है। अब यहां देखना, नॉर्मल ऊपर, टेंशन ऊपर और 50G नीचे। अब नॉर्मल यहां पे बना रहेगा, टेंशन है 25G और यहां रहेगा 50G। तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? 50 में से 25 गए, 25G, तो कितना आ गया? 250 न्यूटन। तो ये भी आंसर हमने निकाल दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम अब कूच कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि हमें दे रखा है मास, 1 किलो का मास दे रखा है, और फिर हमें दे रखा है 3 किलो का मास, है ना, 3 kg मास। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं दोनों के, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है पोजीशन वेक्टर के अबाउट। तो मैं इस पार्ट को रब कर दे रहा हूं, ये तो हो गया। सो नाउ यहां पर देखना, R ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सिंपल है, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 हो जाता है। M1 की बात करूंगा 1 kg, R1 वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाता है। फिर यहां पर M2 की बात करेंगे तो वो 3 kg है, वहां R2 हो जाता है 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप हो जाता है। M1 प्लस M2 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 kg, यही बनेगा ना। अब यहां देखना, 2i कैप, यहां 3j कैप और यहां 4k कैप। यहां पर देखें तो 3 2 -6 होता है,
-6 आई कैप, यहाँ आ जाएगा 9 ऑफ जे कैप और यहाँ आ जाएगा 12 ऑफ के कैप। क्लियर है इतना? डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। क्लियर है सौम्या? क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 और 6 कटे तो कितना आएगा? -4 आई कैप, 3 और 9 मिलके क्या आएगा? 12 ऑफ जे कैप, 4 में से 12 गए तो यहाँ कितना रहेगा? -8 ऑफ के कैप और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस ऑफ आई कैप, देन 3 ऑफ जे कैप और यहाँ जाएगा 2 ऑफ के कैप। यस और नो? तो यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? -2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अभी तक हमने ये 5 एमसीक्यू किए और 5 एमसीक्यू में मैं समझता हूँ एक तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a particle with a position r vector has linear momentum p vector. Which of the following statement is true in respect of its angular moment about the origin? तो अगर आपको पता हो तो एंगुलर मोमेंटम हमारा किस बेसिस पे काम करता है? देखो एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन जब हम करते थे तो वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होती थी। अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये किस पे काम करेगा? तो साइन थीटा पे काम करेगा। आर पी साइन थीटा, मतलब थीटा के हिसाब से इनकी डायरेक्शन देखी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये पूछा गया है ना? तो मैक्सिमम कब होता है साइन थीटा? बताओ जरा। जब थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री। मिनिमम कब होता है? जब वो 180 डिग्री हो जाए, है ना? तो यहाँ मिलेगा मिनिमम और यहाँ मिलेगा मैक्सिमम। तो यहाँ देखते हैं L एक्ट अलोंग P। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? द पार्टिकल विथ पोजिशन वेक्टर R हैज लीनियर मोमेंटम P। Which of the following statement is true in respect of this one? तो देखना क्या L R के अलोंग लग सकता है? नहीं, क्योंकि R और P के बीच का रिलेशन है ना ये तो। अरे देखो ना ध्यान से, ये तो L तो प्रोडक्ट है, मतलब आउटकम है। R और P में रिलेशन हो रहा है ना, तो ये एंगल है वो R और P के बीच का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो R और P तो यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, उसका रिजल्ट L है। तो ये A और B तो बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ C और D में से होगा। दूसरा इसने क्या बोला? पैरेलल। थीटा 0 होने पर क्या L मैक्सिमम हो गया? तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी गलत। थीटा अगर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री होगा, तो कौन सा ऑप्शन? डी। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड था ये न्यूमेरिकल, जो कि हमने कर दिया। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारा सैटेलाइट से रिलेटेड। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो वहां पे हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। अगर मैं यहां देखूं तो जो मेरी वेलोसिटी है वो अंडर रूट GM अपॉन में स्मॉल r होती है। ये होती है किसकी होती है? एस्केप स्पीड की डेरिवेशन करते थे तो एस्केप वेलोसिटी में हमारा फाइनलाइज आंसर क्या होता है? अंडर रूट GM अपॉन r। अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² हो जाती है, मतलब इसका रूट हट जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये कंजर्वेटिव है, सारा पार्ट ग्रेविटी का है, तो माइनस g टाइम्स ऑफ m1 इंटू में m2 अपॉन r, ये हो जाता है। अब gm अपॉन r को थोड़ी देर के लिए टॉफी मान लो, आधी टॉफी में से एक टॉफी गई तो माइनस आधी टॉफी होती है कि नहीं? इसका मतलब टोटल एनर्जी सिंपल सी बात है gmm अपॉन r पे डिपेंड करती है और gm अपॉन r वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो टोटल एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी कि नहीं? इसका मतलब अगर आप इसके रेडियस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं तो उस हिसाब से वेलोसिटी भी घटेगी बढ़ेगी कि नहीं, है ना? तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? पहला तो होगा नहीं, दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज कर नहीं सकते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन रहनी चाहिए। तो यहां पर हम बोलते हैं कि रेडियस r विल डिक्रीज देन वेलोसिटी गेट इंक्रीज, है ना, या वाइस वर्सा। तो नीचे वाला ऑप्शन भी हम कंसिडरेशन में लेंगे, इसको हम एक बार वेरीफाई और कर देंगे। सो 7th क्वेश्चन भी यहां पर नजर आ रहा है होता हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। The radius of gyration of uniform rod of a length L and mass m। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml² अपॉन 12। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² अपॉन 12, यही होता था। अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? mk², तो ml² अपॉन 12 हो जाएगा। m से m कटा, k की वैल्यू मुझे चाहिए, l² अपॉन में 12 अंडर रूट लगा देंगे तो यहां जाएगा l अपॉन में रूट 12। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी हमने तीनों क्वेश्चन फिनिश कर दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, और यही चीज अगर आप देखेंगे तो मैंने इससे पहले जो सेंट डिग्री के लिए पेपर बनाया था PYQ, उसमें भी ये सेम ग्राफ था। अब DAV में भी सेम ग्राफ है। अब इसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट देखना होता है, मैं यहाँ करा देता हूँ। एक होती थी मीन पोजीशन, है ना, एक होती थी एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता था, और यहाँ पर भी क्या होती थी एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब पेंडुलम इधर जा रहा है, इधर रुक रहा है, जहां वो रुकता था वहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बीच में आके मैक्सिमम हो जाती थी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिनिमम हो जाती थी। मिनिमम मतलब 0। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ 0 बनता है। क्या वो नाराज होगी सौम्या? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिनिमम सिर्फ यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में अब देखना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये तो होता ही नहीं है ग्राफ। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी, और जहां काइनेटिक एनर्जी 0 वहां पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और ये ग्राफ आता ही आता है, इंपॉर्टेंट भी है, क्लासरूम में हमने इसकी पूरी डेरिवेशन भी की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे बिना समय गवाए, और क्वेश्चन नंबर 10 हमें लिखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, मास m है और लेंथ l है। a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, e यंग मॉडुलस है, एंड हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास दीवार है और इस दीवार पर ये हमारे पास एक रॉड है। इट्स इलोंगेशन अंडर इट्स ऑन वेट, इसके अपने वेट के कारण इस पर इलोंगेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, है ना। चेंज इन लेंथ, प्लाई होती है ना घर की प्लाई, PL अपॉन AE, यही होती है ना। P मतलब क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। अब हमें क्या निकालना है? इसका इलोंगेशन निकालना है। अब यहाँ पे देखना है जो फोर्स है वो तो mg लगेगा कि नहीं, वेट फोर्स mg होगा, मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू ग्रेविटी लोड हो गया। अच्छा, अब लेंथ लोगे, कभी भी पूरी रॉड की अगर बात आ रही है तो जो पूरी रॉड की लेंथ है वो L है, तो आप जो भी भार लोगे वो सेंटर ऑफ मास को सपोज करोगे कि सारा का सारा वेट किस पे लो? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे जो भी सपोर्ट है वो L/2 हो जाएगा। तो L की जगह क्या लिखेंगे? L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, E एज इट इज रहेगा, तो M ट्वाइस ऑफ AE। आंसर कौन सा बनेगा? MgL ट्वाइस ऑफ AE। करेक्ट। तो ये भी 10th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी टोटली किस पे डिपेंड होगा? कैपिलैरिटी फॉर्मूले बेस पे। ध्यान से देखना, अगर आपने एक्सेंट फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक्सेंट फॉर्मूला H इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, ये पढ़ा था। अगर आप देखें 4 कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट है ना, हमें तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है ना, सिर्फ दोनों का रेडियस दे रखा है, और डिप्ड इन द सेम लिक्विड, सो रेशियो ऑफ द हाइट h की बात करनी है और रेडियस की बात करनी है, बाकी सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। अच्छा, ये है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2r। इसका मतलब जो h है, हाइट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस। अगर रेडियस r1 का छोटा है r2 से, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसने मीन पोजीशन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। अब यहां से टाइम चलता हुआ गया, कितने टाइम तक चाहिए? 3 सेकेंड तक, यस और नो? तो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो यहां से लेकर यहां तक हाफ होता है, तो आधे पर क्या हो जाएगा? a/2। मानते हो कि नहीं? तो आपको 2 चीजें दे दी, एक टाइम दे दिया 3 सेकेंड और एक x दे दिया a/2। इक्वेशन बताना, जनरल इक्वेशन क्या होती थी हमारी? x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन वेव की, x की जगह क्या लिख दोगे? a/2। यहां a साइन ऑफ ओमेगा, t की जगह क्या आ जाएगा? 3। a ने a को मार दिया, 1/2 साइन ऑफ 3 ओमेगा, ये बनेगा। बड़ा सीरियस होके देख रही है तू, सीरियस मत हुआ कर, ऐसा लगता है पागल बना रही है। साइन ऑफ
चलो पढ़ो पढ़ो। साइन 30 डिग्री इज साइन ऑफ 3 ओमेगा, यस और नो? तो 3 ओमेगा 30 डिग्री के बराबर है। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 6, यस और नो? सही जा रहा हूं? पाई बाय 6 होता है ना, रेडियन में लेंगे। यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 18। हमें क्या निकालना था यहाँ पे? टाइम पीरियड। तो टाइम पाई अपॉन ओमेगा, कैमरे में देखना नीचे का दिख रहा है? ठीक है, ओके। सो नाउ टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई की जगह क्या रहेगा? पाई अपॉन 18। पाई ने पाई को मार दिया, आंसर क्या आया? 36 सेकंड। क्या आया? हाँ, चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन है इफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 0। देखो सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट तो cos थीटा पे डिपेंड करता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा sin थीटा। क्या ये दोनों वैल्यू 0 होंगी? क्या थीटा से 0 हो जाएंगी? अगर एक को थीटा 0 रखेगी तो साइन को 0 रखने पे वो 0 होता है। तो मतलब हमें तो दोनों 0 बोला है इसने, तो हो नहीं सकता। तो ये तो तभी हो सकता है ना कि जब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 बन जाए। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर 0, इट इंप्लाई दैट वन ऑफ द वेक्टर, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, कोई भी एक वेक्टर 0 रहा होगा। तो बात ठीक बोली। सो इफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी आर 0, तो वो तभी पॉसिबल है। देखो थीटा से तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से एक वेक्टर 0 हो जाए। तो पहला ऑप्शन ठीक है। उसका रीजन इसने दिया था नल वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द 0 मैग्नीट्यूड, लेकिन उसने क्रॉस और इसकी डॉट की कोई जानकारी नहीं दी, जिसलिए ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। ए और बी दोनों, ए और असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों आपस में इंटररिलेट पूरी तरह नहीं कर रहे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज 0 फॉर द एवरी फोर्स ऑफ नेचर। नहीं, क्योंकि देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्स, वन इज कंजर्वेटिव, अनदर इज नॉन कंजर्वेटिव। दोनों में वर्क डन अलग होता है। हम नहीं बोल सकते सारे फोर्सेस में 0 होगा। और जब कंजर्वेटिव होता था तो वर्क डन लूप के अंदर हमेशा क्या रहता था? और अगर नॉन कंजर्वेटिव रहता था तो हम एरिया अंडर कर्व निकालते थे। वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फोर्स, करेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव के लिए अलग होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए अलग होता है। तो ये दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या निकालते थे? गामा टाइम ऑफ प्रेशर अपॉन में रो डेंसिटी, है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता था? v अपॉन में लैम्डा, है ना, ये लेते थे ना। तो अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो 1 अपॉन में लैम्डा अंडर रूट गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन में रो, ये हो जाता था। अब प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है कि नहीं करता? प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो इसका मतलब द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। सही बात बोल रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना गर्मियों में जब आप किसी को आवाज लगाओ तेज तो दूर तक जाती है, और सर्दियों में आवाज लगाओ तो थोड़ी कम दूर तक जाती है। क्लास 9th में पढ़ा था, 9th क्लास में पास हो गई थी ना? हाँ बस, अच्छा चलो अच्छी बात है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ऊपर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या दे रहा है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन द लेंथ ऑफ द पाइप, ये भी ठीक है। असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है और दोनों रिलेट भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। फटाफट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें यहां पर दे रखी है स्टेटमेंट कि असर्शन है द रेशो ऑफ सीपी अपॉन सीवी, जिसको गामा बोलते थे, याद है? सीपी अपॉन सीवी हमारा एडियाबेटिक इंडेक्स गामा होता था, इज मोर फॉर द हीलियम। हीलियम का मतलब क्या होगा? मोनो एटॉमिक गैस, है ना। और फॉर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? डायटोमिक गैस। अच्छा, मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती थी और डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखता हूं तो 1 + 1 + 2 अपॉन n ये होता था। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी उसका गामा उतना ही कम होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बढ़ने पे गामा क्या होगा? कम होगा। इसका गामा कम होता है और इसका गामा ज्यादा होगा कंपेयर करेंगे तो अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा ही क्या है मेरा? सीपी अपॉन सीवी। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर में है। तो आपने बोला कि उसको तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कम बढ़ती है तो गामा कम होता है ना। चलो देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, अच्छा आप ये बोल रहे हो तो इसका गामा ज्यादा होगा। तो हीलियम का ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का कम होगा। तो इसने क्या बोला? द रेशियो ऑफ गामा इज मोर फॉर हीलियम, सही बोल रहे हैं, एंड फॉर हाइड्रोजन, सही बोला। नाउ एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, होता है
है ना। तो क्या मैंने एटॉमिक मास से इस चीज को बताया क्या? अरे मैंने मास की तो बात ही नहीं करी, मैंने तो इनकी बात की। तो इसका मतलब वो बोल अपनी स्टेटमेंट ठीक रहा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इसी के साथ ही हमारा असर्शन रीजन ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।